ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। टॉपिक आज की क्लास में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है बेसिकली हाउ टू राइट अ बेसिक सूडो कोड। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सूडो कोड इटसेल्फ होता क्या है। ठीक है, सूडो कोड जब हम लिखने की बात करते हैं, हमने PDLC, SDLC, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसकी स्टेजेस को पढ़ा और हमने उसमें कहा कि एनालिसिस करने के बाद सेकंड स्टेज आती है डिज़ाइन। और डिज़ाइन स्टेज पे हमने कहा कि डिज़ाइन जो एक प्रोग्रामर बना रहा होता है दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईदर सूडो कोड और इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डायग्राम एज वेल। यानी एक्चुअल कोडिंग की स्टेज पे जाने से पहले सबसे पहले प्रोग्रामर ऑन पीस ऑफ पेपर अपना प्लान चॉक आउट करता है, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि मेरा जो प्रोग्राम होगा जिसको मैं एक्चुअल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाके उसकी कोडिंग कर रहा हूँगा, तो उसका सूडो कोड बेसिकली क्या है। सूडो वर्ड मीन्स लुक अलाइक ऑफ, यानी कोडिंग जैसा ये दिखता है, इट जस्ट लुक लाइक द कोडिंग, एक्चुअल कोडिंग, बट इट इज़ नॉट द एक्चुअल कोडिंग। ठीक है, ये एक्चुअल पीस ऑफ कोड नहीं है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे लिखा जाए, बट ये उसके जैसा सिर्फ नज़र आ रहा होता है। और इसमें अच्छी बात ये है कि सिंस इट इज़ नॉट द एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड और प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, तो इसमें हमारे पास ये कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स या सिंटेक्स को फॉलो करना हमारे लिए बिल्कुल भी कोई बाउंडिंग नहीं होती। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा फोकस ये रहेगा कि हमें किसी भी बेसिक लेवल के प्रोग्राम का सूडो कोड किस तरह से बनाना आना चाहिए। और अगर हम बेसिक लेवल के सूडो कोड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। कंडीशनल स्टेटमेंट को एक नाम सिलेक्शन स्टेटमेंट भी दिया जाता है और इसकी दो टाइप्स हमने अपने सिलेबस में पढ़ी हैं। वन इज़ if then else and if, and the other one is case of otherwise and case। तो इनमें से कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट इन्वॉल्व ना हो, इट मीन्स के फिर हमारे उस बेसिक से सूडो कोड के अंदर फिर होगा क्या, उसके अंदर डिक्लेरेशंस आएंगी, इनिशियलाइजेशंस होंगी, इनपुट होगा, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग यानी वर्किंग हो रही होगी और फाइनली कुछ रिजल्ट डिस्प्ले या आउटपुट या प्रिंट हम करवा रहे होंगे। तो इस आज की वीडियो में हम इस बेसिक से प्रोग्राम के सूडो कोड को बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि डिक्लेरेशंस करनी है तो किस तरह से करनी है, इनिशियलाइजेशंस अगर होनी है तो वो किस तरह से होनी है, इनपुट कुछ लिया जाना है तो उसको किस तरह से लिखना है, कोई फार्मूला लगाना है एज़ पर द गिवन सिचुएशन तो वो किस तरह से लगेगा, और फाइनली यूज़र को रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले या आउटपुट किस तरह से करके दे देना है। और इसी के साथ साथ जो है वो हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का भी हमें पता चल जाएगा और हम साथ साथ डेटा टाइप्स को भी कवर कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं और पहला जो प्रोग्राम हम अपने पास बनाना शुरू कर लेते हैं उसका ऑब्जेक्टिव या यूँ कह लें कि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं अपने पास यहाँ पे लिख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेपर में आ जाता है कि राइट a program या write pseudocode for a program which takes input of two numbers and calculate their sum। ठीक है, ये हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक ऐसे बेसिक से प्रोग्राम का सूडो कोड बनाना है जिसमें यूज़र से दो नंबर्स का इनपुट लिया जा रहा हो और उन दोनों नंबर्स का टोटल कैलकुलेट करके हमारा प्रोग्राम यूज़र को डिस्प्ले या आउटपुट भी कर दे। ओके, सो सबसे पहले हमने एक जनरल एक लेआउट जो पढ़ा कि सबसे पहले हमें हमेशा जो है वो किसी भी लेवल के किसी भी सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम का हम सूडो कोड जब लिखने जाते हैं, सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द डिक्लेरेशंस, देन कम्स इनिशियलाइजेशंस, फिर इनपुट की बारी आएगी, फिर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी और आउटपुट होगी। सो पहली स्टेज यानी डिक्लेरेशंस अगर हमें करनी है तो डिक्लेरेशंस करते वक्त फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये बैठ के सोचना है, ये विजुलाइज़ करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जिसको अभी हम बनाने जा रहे हैं या पेपर में या टेस्ट में जो भी आपके सामने होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन कौन से वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो है वो मेरे प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले रिकैप ले लेते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स होते हैं क्या है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द डाटा कंटेनर्स, ठीक है, डाटा स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एट एनी टाइम देयर वैल्यू कैन चेंज। ठीक है, इनकी वैल्यू चेंज होती रह सकती है, स्टार्टिंग में भी, माइट बी मिडल ऑफ द प्रोग्राम, माइट बी एंड पे पहुँचते पहुँचते। वेरिएबल्स
के अंदर कोई एक फ़िक्स वैल्यू नहीं होती, वो डिपेंड करता है एज़ पर द सिचुएशन, उनकी वैल्यू चेंज होती रह सकती है। जबकि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू फ़िक्स होती है। फॉर एग्जांपल किसी सवाल में आपको बता दिया गया कि आपको डॉलर रेट $1 इज इक्वल्स टू 280 रुपीज़ ही लेना है, तो ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, या आपको बता दिया कि के इलेक्ट्रिक का पर यूनिट रेट आपको 35 रुपीज़ ही लेना है, तो वो भी कांस्टेंट होगा। तो चले अब हम सबसे पहला स्टेप करने जा रहे हैं और वो है डिक्लेरेशंस का। ठीक है, डिक्लेरेशंस हमें करनी है और डिक्लेरेशंस के लिए हमें सोचना है कि भाई ये जो एक प्रोग्राम है हमारे पास जिसमें दो नंबर्स का इनपुट लेना है और उन दो नंबर्स का फाइनली टोटल या सम कैलकुलेट करके दे देना है। तो अल्टीमेटली डेफिनेटली होगा क्या कि मुझे मेरे प्रोग्राम को यूज़र से पूछना पड़ेगा कि वो दो नंबर्स कौन से हैं जिसका वो टोटल या सम कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। तो दो वेरिएबल्स तो मेरे पास होंगे उन दो नंबर्स के लिए और तीसरा वेरिएबल मेरे पास होगा सम के लिए या टोटल के लिए, कि डेफिनेटली जहाँ पर उनका टोटल या सम जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा, तो वो कहीं ना कहीं जाके पहले स्टोर होगा वो सम या टोटल का रिज़ल्ट, फिर जाके हम उसको प्रिंट या डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिक्लेयर करने लगा हूँ अपने वेरिएबल्स को जो इस प्रोग्राम में मेरे पास इन्वॉल्व होने हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया डिक्लेयर, और मैंने वेरिएबल्स को नाम दे दिया यहाँ पे डिक्लेयर लिखने के बाद num1 कॉमा num2, दूसरे नंबर के लिए मैंने नाम दिया num2, और सम के लिए मैं इसको नाम सम भी दे सकता हूँ और मैं इसको नाम टोटल भी दे सकता हूँ। उसके बाद मैंने लगाया कोलन, और कोलन लगाने के बाद मैंने लिख दी इनकी डेटा टाइप इंटीजर। इनकी मैंने डेटा टाइप लिख देनी है इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रहे ज़रा कि हम जब वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, चाहे कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि सेम डेटा टाइप वाले जितने भी वेरिएबल्स होंगे या कॉन्स्टेंट्स होंगे, हम उनको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 10 भी वेरिएबल्स अगर हैं जो कि डेटा टाइप उनकी सेम ही है, तो हम उनको कॉमा सेपरेटेड मैनर में एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर num1 कॉमा num2 कॉमा सम, इन तीनों की डेटा टाइप इंटीजर ही होनी थी, तो मैंने इनको एक ही लाइन में कॉमा डालता गया और इनको एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिया। अभी बात कर लेते हैं ये डेटा टाइप इंटीजर ये सब क्या है। हाँ, अलबत्ता अगर मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी डेटा टाइप्स अलग होती हैं, कुछ के अंदर डाटा स्टोर होना होता, मैंने एज्यूम कर लिया कि फॉर एग्जांपल num1 जो है डाटा टाइप इंटीजर कौन सी डाटा टाइप होती है, जिसमें होल नंबर वाली ही वैल्यूज़ सेव होती हैं, यानी कोई डेसिमल पार्ट नहीं आता। वेयर एज एक और डाटा टाइप होती है रियल। रियल किसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें ये लग रहा हो कि मोस्ट लाइकली कि यहाँ पर जो यूज़र इनपुट देगा वो नंबर होगा बट पॉइंट वाला नंबर होगा, तो वहाँ हम उसको डिक्लेयर करेंगे एज रियल। ठीक है, एक और डाटा टाइप होती है हमारे पास जिसका नाम होता है चार। चार मीन्स CHAR, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कैरेक्टर। अगर हमें पता हो कि इस पर्टिकुलर किसी वेरिएबल के अंदर यूज़र ने इनपुट जो देना है वो सिंगल कैरेक्टर ही होगा, फॉर एग्जांपल सिर्फ A, सिर्फ B या सिर्फ C, तो वहाँ पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे एज चार, CHAR। कहीं पर मल्टीपल कैरेक्टर्स का इनपुट अगर एक्सपेक्टेड है कि यूज़र ने अपना फुल नेम ही लिखना है या यूज़र ने अपना एड्रेस बताना है, तो वहाँ पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे उसकी डाटा टाइप एज स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग वो डाटा टाइप है जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स अपने अंदर होल्ड कर रहा होता है। और किसी सिनेरियो में हमें वेरिएबल के लिए लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही इनपुट्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल येस या नो, या फॉर एग्जांपल ट्रू या फॉल्स, तो वहाँ पर फिर हम उसको डाटा टाइप बूलियन असाइन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर अगर हम कहें कि कितनी डाटा टाइप्स हैं और उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाटा टाइप्स के नाम हैं हमारे पास। नंबर 1 कर देते हैं हम यहाँ पर इंटीजर। ठीक है, जो होल नंबर अपने अंदर स्टोर करता है, मींस नो डेसिमल पार्ट इन्वॉल्व। सेकंड डाटा टाइप जो हमारे पास है दैट इज़ रियल। रियल मींस ये उन नंबर्स के लिए यूज़ होता है जो कि पॉइंट वाले पार्ट भी, जिसमें डेसिमल पार्ट भी इंक्लूड हो सकता है। देन थर्ड वन इज़ चार। चार मींस दिस इज़ द डाटा टाइप विच एक्चुअली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग सिंगल कैरेक्टर एंट्रीज, वेयर एज द नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रिंग। String is used for saving
entries or input for various or multiple characters, ठीक है. And the last one is boolean, which is responsible for storing only and only two choices in it, whether it is yes or no or it is true or false. तो ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, हमें इनके नाम भी पता हों और किस डाटा टाइप में किस किस्म का डाटा आ सकता है, उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, ये हमें क्लियर हो. चलें अब वापस चलते हैं अपने इस सॉल्यूशन की तरफ कि जहाँ पर हम एक प्रोग्राम का सूडो कोड बना रहे हैं जो दो नंबर्स का इनपुट लेगा और उनका टोटल कैलकुलेट करके डिस्प्ले या आउटपुट भी यूज़र को दिखा देगा. हमने अब तक पहली स्टेज में किया क्या कि हमने डिक्लेयर किया. डिक्लेयर ये जो हमने यहाँ पर ऑल कैप्स में लिखा, दिस इज़ एक्चुअली नोन एज, जहाँ कहीं पर भी हम सूडो कोड का कोई वर्ड ऑल कैप्स में लिखेंगे तो वो कहलाएगा हमारा कीवर्ड, ठीक है. इसको हम कह सकते हैं कि ये कीवर्ड है. इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है हमने यहाँ पर इस लाइन में किया क्या कि हमने num1 num2 ये वेरिएबल नेम्स रख दिए और सम नाम का एक वेरिएबल रख दिया जिसके अंदर इनका टोटल यानी सम कैलकुलेट होकर आ जाएगा और इन तीनों की डाटा टाइप है इंटीजर. सो हमारे सीक्वेंस में से पहला काम जो था वो हम कर चुके और वो क्या था कि हमने डिक्लेरेशंस कर दी. सेकंड चीज़ आ जाती है इनिशियलाइजेशन. हमेशा हमें चाहे हम किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसका सूडो कोड बना रहे हैं, सिंपल तरह का है या उसमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व हों, चाहे उसमें कोई लूप्स इन्वॉल्व हों, हमेशा हमें सेकंड स्टेज के ऊपर इनिशियलाइजेशंस करनी है. और इनिशियलाइजेशंस हम इस तरह से करते हैं कि मैंने लिखा नम कलर मैं इसका वापस से चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर दिया मैंने इसको. ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया num1 असाइनमेंट ऑपरेटर 0, num2 असाइनमेंट ऑपरेटर देन 0, देन सम असाइनमेंट ऑपरेटर 0. सो दिस स्टेज इज़ नोन एज इनिशियलाइजेशन स्टेज. इनिशियलाइजेशन किसको कहते हैं कि जिसमें हम अपने इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स को इनिशियल या स्टार्टिंग वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं. ये असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं, सूडो कोड में हम इज इक्वल्स टू की जगह असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं. इट मीन्स के इनिशियलाइजेशन स्टेज पर अब हमने अपने प्रोग्राम को बता दिया कि num1 एक वेरिएबल का नाम था जिसके अंदर डाटा टाइप इंटीजर जिसकी थी, यानी इसके अंदर होल नंबर्स ने आके स्टोर होना है. एंड एट दिस स्टेज इट इज़ हैविंग नो वैल्यू स्टोर्ड इन इट, सो इसके अंदर अभी 0 स्टोर है, ठीक है. इसी तरह num2 एक वेरिएबल है जो कि अपने अंदर किसी भी नंबर को एंटर सेव करेगा जो भी यूज़र प्रोवाइड करेगा एज हिज सेकंड नंबर, लेकिन अभी राइट नाउ सिंस इट इज़ एम्प्टी तो इसके अंदर 0 स्टोर है, ठीक है. इसी तरह से एक वेरिएबल था सम जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डाटा आके स्टोर होगा जो भी टोटल या सम कैलकुलेट होगा, बट राइट नाउ इट इज़ एम्प्टी तो हमने इसको 0 इनिशियलाइज़ कर दी वैल्यू इसकी, ठीक है. और अगर हम चाहें तो हम किसी भी लाइन के सामने या किसी भी लाइन से पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाकर हम उसका पर्पस या उसके आगे कमेंट जो है वो लिख सकते हैं. जैसे मैंने इस लाइन के आगे लिख दिया कि दिस इज़ इनिशियलाइजेशन, इसको हम कहते हैं कमेंटिंग. और सूडो कोड में हम कमेंट्स कर रहे होते हैं बाय पुटिंग डबल फॉरवर्ड स्लैश. अब मैं चाहूँ तो हर लाइन के आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा के कमेंट लिख सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो फॉर एग्जांपल 3 लाइनें थी यहाँ पर, ये वाली ये तीनों इनिशियलाइजेशन थी, तो मैं चाहूँ तो इनसे ऊपर भी एक दफ़ा इन तीनों के लिए एक ही कमेंट लिख दूं कि इनिशियलाइजेशन, ताकि पता चल जाए कि ये तीनों लाइनें जो हैं इसमें हो क्या रहा है, ठीक है. कमेंट्स जो है मैंडेटरी नहीं होते, अगर किसी सवाल में मैंडेटरी होंगे तो वहाँ पर मेंशन होगा, देन आपको वहाँ पर कमेंट्स ऐड करना लाजमी होगा, अदरवाइज़ योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. सो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गई. सबसे पहले हमने की डिक्लेरेशन, उसके बाद हमने की इनिशियलाइजेशन. और हम यहाँ पे डिक्लेरेशन में एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं कि ये जो हमने अभी यहाँ पर डिक्लेयर किया था उसमें डिक्लेयर जो था वर्ड, क्योंकि ऑल कैप्स में हमने उसको लिखा सिंस इट वाज अ कीवर्ड. फिर num1 num2 और सम ये वेरिएबल नेम्स थे, और इंटीजर जो थी इसको हम मेंशन कर देते हैं कि दिस इज़ डाटा टाइप. ये थी हमारी डाटा टाइप.
चले एक्सक्यूज मी। चले, अब हमारे पास डिक्लेरेशंस हो गई, हमने इनिशियलाइज़ कर दिया। प्रोग्राम बनाना शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे इस प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व होने हैं, उनकी क्या क्या डाटा टाइप्स होनी है। डिक्लेरेशन स्टेप में हमने उनको अनाउंस कर दिया कि मेरे वेरिएबल्स के नाम ये हैं, उनकी डाटा टाइप ये है। सेकंड स्टेप में हमने उनको इनिशियलाइज़ कर दिया, मींस हमने उनकी इनिशियल वैल्यूज़ बता दी कि राइट नाउ दे आर होल्डिंग नथिंग इन देम, दैट इज़ वाई दे आर एम्प्टी, दैट इज़ वाई दे आर स्टोरिंग ज़ीरो। ये करना ज़रूरी इसलिए होता है ताकि हमारे वेरिएबल्स जो हैं वो कोई गलत स्टार्टिंग वैल्यू ना ले लें, तो दैट इज़ वाई वी इनिशियलाइज देम विद ज़ीरो ऑलवेज़। अच्छा, ऐसे कोई वेरिएबल्स अगर हों जिसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट या करेक्टर्स आने हैं तो उनको इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी नहीं होता, बट हम मैथमेटिकल वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स को लाजमी इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं। अगर किसी कांस्टेंट को यहाँ पर हमें इनिशियलाइज़ करना होता तो सवाल में अगर मेंशन होता कि फॉर एग्जांपल डॉलर रेट इज़ दिस, तो हम वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो की जगह लिखते। कोई यूनिवर्सल नोन कांस्टेंट होता, फॉर एग्जांपल पाई इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 3.14, तो उसको भी हम यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक वैल्यू देकर इनिशियलाइज़ कर रहे होते। अब आ जाती है अगली स्टेज विच इज़ द इनपुट स्टेज। अब डेफिनेटली हमें यूज़र से कुछ पूछना है और कुछ पूछने के लिए हमें इनपुट कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनपुट। इनपुट लिखने के बाद आई हैव पुट इन्वर्टेड कॉमास एंड आई हैव रिटन एंटर फर्स्ट नंबर, inverted commas close, then I have put a comma and then I have to write num1 y. ओके, ये जो मैंने ऑल कैप्स में यहाँ पर इनपुट लिखा दैट इज़ अगेन अ कीवर्ड ऑफ इनपुट कमांड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर विद इन इन्वर्टेड कॉमास जो चीज़ लिखी दैट इज़ नोन एज प्रॉम्प्ट, उसको हम कहते हैं कि ये प्रॉम्प्ट है, ये मैसेज है जो कि यूज़र के पास जाएगा ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, ताकि उसको ये पढ़ के पता चले कि व्हाट ही इज़ सपोज टू टेल, उसको बताना क्या है। तो हमने उसको यहाँ पर मैसेज दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर। हम कोई भी ऐसी क्लियर कट वर्डिंग उसको बता सकते हैं जिसको पढ़ के उसको पता चल जाए कि व्हाट ही इज़ सपोज टू एंटर। प्रोवाइड फर्स्ट नंबर भी कह सकते हैं, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर भी कह सकते हैं, कोई भी वर्डिंग हो सकती है, बस उसको ये पता चले कि उसने क्या चीज़ यहाँ पर एंटर करना है, अपनी एज बतानी है, अपना एड्रेस बताना है या पहला नंबर फर्स्ट नंबर बताना है। कॉमा के बाद जो ये वेरिएबल नेम आया ये हमेशा आएगा और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इनपुट हमने कीवर्ड यूज़ किया, इनपुट कमांड हम यूज़ कर रहे थे, प्रॉम्प्ट हमने लिखी बिकॉज वी आर अबाउट टू गिव मैसेज टू द यूज़र कि क्या उसने बताना है। अब वो फर्स्ट नंबर उसकी मर्ज़ी है, उसकी चॉइस है कि वो जो भी पहला नंबर इनपुट करेगा, चाहे वो 6 है, चाहे वो 7 है, चाहे वो 8 है, वो इस num1 नाम के वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वेरिएबल नेम नहीं लिखेंगे तो यूज़र नंबर तो एंटर करेगा बट वो कहीं पे जाकर स्टोर नहीं हो रहा होगा। जब वो कहीं पर जाकर स्टोर नहीं हो रहा होगा तो उसको आगे लेटर ऑन अपने प्रोग्राम में हम यूटिलाइज़ या इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ। तो हम वी आर डन विद द टेकिंग इनपुट ऑफ फर्स्ट नंबर। हमें 2 नंबर्स का यूज़र से इनपुट लेना था, उसमें से पहले नंबर का इनपुट हम ले चुके और हमने उसके लिए कीवर्ड यूज़ किया इनपुट का। फिर उसके बाद हमने लिखी प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उस कॉमा डाला, कॉमा डाल के उस वेरिएबल का नाम एज इट इज़ लिख दिया जिस वेरिएबल में जाकर पहला नंबर स्टोर होगा। याद रहे कि वेरिएबल का नाम एग्जैक्टली हमें उस अंदाज़ में लिखना है जिस अंदाज़ में हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। अगर मैं पूरा NUM1 स्मॉल में लिखता तो मुझे यहाँ पर भी स्मॉल में लिखना था। अगर मैंने वहाँ इसका नाम रखा होता नंबर 1 तो मुझे यहाँ पर भी नंबर 1 ही लिखना था। चलें अब चलते हैं अपनी सेकंड इनपुट कमांड की तरफ और अगेन मुझे अब जो है वो इनपुट लेना है और अगेन उसके लिए मैंने इनपुट का वर्ड ऑल कैप्स में लिख दिया और उसके बाद मैंने अगेन उसको प्रॉम्प्ट दी और प्रॉम्प्ट मैंने क्या दी कि एंटर सेकंड नंबर। ये प्रॉम्प्ट मैंने उसको दे दी ताकि उसको पता चले कि नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग इनपुट ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम हिम, ठीक है। कॉमा डाला, कॉमा के बाद आई हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट वेरिएबल जहाँ पर नंबर 2 वो जो भी जैसा भी एंटर करेगा वो जाकर num2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट पार्ट यहाँ तक हमारा डन हो गया। अगर चाहें तो इसके आगे आप कमेंट लिख दें कि इस लाइन में हो क्या रहा है कि वी आर टेकिंग द इनपुट।
कमेंट्स किस लिए होते हैं? ताकि आपका कोड जो है वो मीनिंगफुल हो जाए और बाद में अगर कोई भी जाकर उस कोड को देखे या इवन आप ख़ुद भी बाद में उसको देखें तो आपको ये रीकैप या रिमाइंडर मिल जाए कि ये लाइन यहाँ पर इस पीस ऑफ कोड में कर क्या रही थी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, हमने क्या क्या कर लिया अपने प्रोग्राम में। डिक्लेरेशंस हो गई, इनिशियलाइजेशंस हो गई, इनपुट ले लिया गया। नाउ कम्स द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। यानी अगर हम फिज़िकली भी आप सोचें कि अगर मुझे आपसे दो नंबर्स पूछने हो तो जाहिर है कि पहले मैं आपसे इनपुट लूँगा, फिर उसके बाद मैं कहूँ कि मैं अब आपको उन दोनों नंबर्स का टोटल या सम कैलकुलेट करके दूंगा, तो डेफिनेटली मुझे कुछ फार्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे कोई वर्किंग करनी पड़ेगी और फाइनली जब रिज़ल्ट निकल आएगा तो मुझे आपको वो बताना पड़ेगा। दैट विल बी द आउटपुट एंड दैट विल बी द लास्ट स्टेज। सो डिक्लेरेशंस, इनिशियलाइजेशंस और इनपुट करने के बाद नाउ कम्स द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग और अप्लाइंग ऑफ द फार्मूला। सो अब मैंने लिखा सम, क्योंकि मैंने ऊपर डिक्लेरेशन में और इनिशियलाइजेशन में सम नाम दिया था उस वेरिएबल को जिसके अंदर जाकर रिज़ल्ट या टोटल ने स्टोर होना है। सम लिखने के बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया जो कि बिल्कुल इज इक्वल्स टू का काम कर रहा होता है सूडो कोड में, और उसके बाद मैंने जाके लिखा num1 प्लस num2। इट मीन्स मैंने अपने प्रोग्राम को बता दिया कि सम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी जब num1 जो कुछ भी यूज़र ने एंटर किया, इनपुट जब हमने उससे लिया वो नंबर 7 था, 8 था, 9 था या कुछ भी, उसको प्लस कर दो, उसको ऐड कर दो num2 नाम के वेरिएबल में जो भी नंबर सेव है, जो भी उस यूज़र ने प्रोवाइड किया था। अब हमारा यहाँ पर वर्किंग या प्रोसेसिंग की स्टेज भी डन हो गई और अब हम चलते हैं अपनी आखिरी स्टेज की तरफ विच इज़ द आउटपुट स्टेज। उसके लिए मैंने लिखा प्रिंट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सिर्फ और सिर्फ प्रिंट सम, ये भी ठीक है। इससे रिज़ल्ट क्या आएगा? इससे रिज़ल्ट ये आएगा कि जो भी टोटल या सम कैलकुलेट हुआ होगा वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट एज इट इज़ वो वैल्यू सिर्फ लिखी आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से करूं, प्रिंट लिखा मैंने, प्रिंट का कीवर्ड, अगेन ये प्रिंट कमांड का कीवर्ड है तो मुझे ये ऑल कैप्स में लिखना ही पड़ेगा। फिर मैंने लिखा कि सम ऑफ टू numbers is colon inverted commas close comma variable name sum। तो एक तरीका था मेरे पास कि मैं सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दिखा दूं इस अंदाज में कि प्रिंट सम लिख दूं। उससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी दैट विल बी डिस्प्लेड और आउटपुट ऑन द स्क्रीन। बट अगर मैं ये करूं, ऐसा ना करूं और मैं प्रिंट कमांड को यूज़ करूं इस तरह से जो मैंने और के बाद लिखा, तो इससे होगा ये कि पहले ये वर्डिंग स्क्रीन पर फ्लैश करेगी, लिखी आएगी जो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी, सम ऑफ टू नंबर्स इज़, और फिर सम वेरिएबल के अंदर जो भी सम कैलकुलेटेड होगा, वो जो भी वैल्यू होगी 10, 11, 12, 13 वो वैल्यू लिखी आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो यूज़र को क्लियर कट डिस्प्ले या रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? सेकेंड वाले मेथड से। सो पहला वाला भी आप कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू व्हेन एवर यू नीड टू यूज़ द प्रिंट कमांड, आप इस तरह से पहले मैसेज लिखें सम ऑफ टू नंबर्स इज़, और फिर उसके बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिख दें। तो रिज़ल्ट में क्या आएगा? सम ऑफ टू नंबर्स इज़, सम लिखा नहीं आएगा, सम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो लिखी हुई उसको नज़र आ जाएगी। तो एक प्रॉपर, एक डिटेल्ड और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा एक बेसिक सा एक प्रोग्राम, सूडो कोड एक प्रोग्राम का, जो कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट अपने अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थी, ना इफ देन एल्स था, ना केस ऑफ अदरवाइज था, बल्कि ये सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें यूज़र से कुछ इनपुट लिया जाना था, कुछ पूछना था, यूज़र की प्रोवाइडेड इनपुट के ऊपर कुछ फार्मूला अप्लाई होना था, और फार्मूले की एप्लीकेशन के बाद जो भी और जैसा भी रिज़ल्ट निकला था उसने डिस्प्ले या आउटपुट हो जाना था। तो ये हमने किया। अब पेपर में किसी भी टेस्ट में अगर कोई भी सवाल आता है सूडो कोड बनाने का, तो उसमें आपने एज़ पर द गिवन सिचुएशन उसको मॉडिफाई कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर एरिया का एक क्वेश्चन आता है तो फिर डिक्लेरेशन की स्टेज पर मेरे वेरिएबल्स के नाम num1, num2 और सम नहीं रहेंगे, फिर मेरे वेरिएबल्स के नाम एज़ पर दैट सिनेरियो वहाँ पर लेंथ, विड्थ और एरिया हो जाएंगे।
ठीक है। फिर मैं इनिशियलाइजेशन पर भी स्टेज पर भी num1 num2 और सम को इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूँगा मैं, बल्कि लेंथ विड्थ और एरिया को इनिशियलाइज करूँगा। फिर इनपुट लेते वक्त मैं उससे ये नहीं पूछूंगा कि एंटर फर्स्ट नंबर, मैं उसको कहूँगा कि एंटर लेंथ ऑफ योर रेक्टेंगल या जो भी है, और कॉमा के बाद num1 की जगह मैं लेंथ लिखूँगा। तो इसी तरह से सम कैलकुलेट फिर मुझे वहाँ नहीं करना होगा, फिर सम की जगह मैं लिखूँगा एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और फाइनली प्रिंट के टाइम पर भी फिर मैं सम नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं जो भी कैलकुलेटेड एरिया है उसको डिस्प्ले करूंगा। तो इससे समझ ये आया कि हमें ये समझने के बाद, ये एग्जांपल एक हमने समझ ली, उसके बाद एज़ पर द गिवन सिनेरियो और सिचुएशन हमें अपने सवाल को, अपने सॉल्यूशन को मॉडिफाई करके वहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। और गिवन सिचुएशन में अडॉप्ट करके हम अपना बेस्ट वहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कि इनपुट कमांड की जगह आप जो है कुछ और कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनपुट कमांड के लिए इनपुट की जगह आप रीड लिखना चाहें, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। प्रिंट कमांड की जगह आप प्रिंट लिखें वो भी ठीक है, आप डिस्प्ले लिखें वो भी ठीक है, आप आउटपुट लिखें वो भी ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये ऑल्टरनेट इनपुट का है रीड, और प्रिंट का आउटपुट इन ऑल्टरनेटिव कीवर्ड है डिस्प्ले और आउटपुट। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम पहला बेसिक सा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी थी, ना ही इफ़ देन एल्स और ना ही केस ऑफ अदरवाइज। तो अगली वीडियो में फिर हम इसका फ्लो चार्ट भी बना के देख लेंगे। थैंक यू।